अगर कोई आईपीएस या आईएएस की पढ़ाई करना चाहता है तो ऐसा क्या है जो उसको सबसे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में करना चाहिए? सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 प्रश्न अपने आप से करना, क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तब मैं आपकी वो पूरी दिनचर्या जानना चाहूँगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था तो उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? अगर सिविल सर्विसेज की भी बात करें तो इसमें निराशा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सोशल मीडिया का दौर है और यूथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो आपको क्या लगता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है या निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है सोशल मीडिया का? देखिए, लाइफ जो है बहुत लंबी है और कोई भी एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा सर, आपकी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं और उसमें कुछ शॉर्ट कवर ड्राइव ये सब, तो सर क्रिकेट का शौक आपको कैसे लगा? बचपन से शौक है क्रिकेट का? 11 बजे के बाद में कोई जैसे रोड पे होता है बाहर तो फोटो खींचे जाते हैं, तो सर वो क्या चीज़ है? इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर जी। आपके साथ साइबर क्राइम है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें या cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करें। देखिए, गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। एज ए सिटीजन्स हमें जितनी भी पावर आती है, हमें जितने भी राइट्स हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें मिले हुए। विराट कोहली या रोहित शर्मा? आज का पॉडकास्ट द सेट टॉक का सबसे स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है और ये मेरे लिए एक ऑनर की बात है कि मैं एक इतने बड़े अधिकारी के साथ में बैठा हूँ। एजाज़ की बात है और मैं आज बहुत एक्साइटेड भी हूँ। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द सेट टॉक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना वक्त दिया। मेरा सबसे पहला सवाल था, क्योंकि एक नौजवान लड़के का या लड़की का जो पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उनका ये मकसद होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, तो सर आपको कैसे मोटिवेशन मिला इस सब का? मैं अपने कॉलेज में था, आईआईटी कानपुर में, मेरा वहीं से जी सर। कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। मैं टाटा स्टील में वर्क कर रहा था अच्छा। और मेनली मेरे पिताजी की प्रेरणा थी जब मैं वहाँ वर्क कर रहा था। तो क्योंकि मेरे पापा वो भी सर्विस में थे, सीपीडब्ल्यूडी में थे, तो उनका हमेशा मोटिवेशन था कि हम लोग और हमारे बच्चे और बेहतर से बेहतर करें। तो उनका एक तरह का मोटिवेशन था, इस तरह उन्होंने इंक्लिनेशन दिया। और जब मैं टाटा स्टील में वर्क कर रहा था तो एक सर्टेन लेवल के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे जो मेरी कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है एक लिमिटेड रोल में है और मैं कितना भी करूँगा इसी कंपनी में ही रहेंगे। फिर मैंने इस तरफ ध्यान दिया और मुझे एक इसमें रुचि आई। जी। और जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था मैं उतना अच्छा प्रिपेयर्ड नहीं था, बट उस एग्ज़ामिनेशन के दौरान जितना इस सर्विस में आपको कैरियर स्कोप मिलता है, ज़्यादा लोगों की लाइव्स को टच करने का, उसमें एक पॉजिटिव चेंज लाने का जो मौका मिलता है, मुझे नहीं लगता और किसी सर्विस या और जी। किसी काम में कर सकते हैं। और मुझे लगा कि इसमें मैं मेरी जो कैपेबिलिटीज़ है, जो मेरा इंक्लिनेशन है, इसमें अपना मैं बेस्ट आउटपुट दे सकता हूँ। जी सर। तो मेरे परिवार, मेरे पिताजी, उनकी प्रेरणा से फिर मैं जब इस डायरेक्शन में वर्क करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, तो फिर नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन बढ़ता गया और फिर गॉड्स ग्रेस फिर मेरा सिलेक्शन भी हुआ और अभी तक सब अच्छा चल रहा है। जी सर, आपने बताया कि आपके पापा का भी सपोर्ट रहा इस सब में। अगर कोई आईपीएस या आईएएस की पढ़ाई करना चाहता है तो ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि आप बन चुके हैं, आपने क्लियर कर चुके हैं एग्ज़ाम, तो ऐसा क्या है जो उसको सबसे ज़्यादा डेडिकेशन के साथ में करना चाहिए? क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही काफ़ी है एक आईएएस या आईपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको 3 प्रश्न अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है, या जी। कोई भी कार्य करना है। क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जी। क्या करना है, ये नॉर्मली जब अपना आप टारगेट चूज़ कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज है या बिजनेस है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। जी। कैसे करना है, बेसिकली वो उस चीज़ की स्ट्रेटेजी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो बहुत सारे आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, पोस्ट मिल जाएंगे कि आपको गाइडेंस मिल जाएगी, इस सब्जेक्ट को ये किताबें पढ़नी ज़रूरी है, इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी होनी है। जी। तो क्या और कैसे मतलब ढूंढना आसान है। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मुझे
एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना है, जी फिर उसकी स्ट्रेटेजी कि कैसे करना है। बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों करना है, जी कि सिविल सर्विसेज में आप देखेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। जी आप जिस साल प्रीलिम्स देंगे और मेंस देंगे और इंटरव्यू देते देते लगभग आपका 1 साल निकल जाएगा। जी जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे तो हो सकता है कि आप अगले साल का फॉर्म भी भर रहे हो। जी तो आप जब ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो आप माइंड से आपका रेडी होना चाहिए कि मैं 2 साल तक के लिए तो मिनिमम इस तैयारी में हूँ। जी और हो सकता है मैक्सिमम लोग के साथ होगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है जी तो अगर आपको IAS IPS या IFS नहीं मिलता तो मैक्सिमम लोग वापस से रीअपियर होते हैं, फिर से एग्जाम देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है। तो फिर आप लंबे गेम में हो इधर। जी तो अगर आपका क्यू क्लियर नहीं है तो आपको जब आप सिलेक्ट नहीं होंगे या निराशा मिलेगी, जी तब आप अगर आपका क्यू स्ट्रांग नहीं होगा कि मैं ये रियली क्यों करना चाहता हूँ, किसी के पीयर प्रेशर में आके कर रहा हूँ या मेरे परिवार वालों ने कहा है बस इसलिए कर रहा हूँ, जी आपका इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो जब आपके रास्ते में जब डिफिकल्टी आएंगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो क्यू आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या किसी भी काम में आप लग रहे हैं, अगर आपका क्यू क्लियर है तो कितनी भी डिफिकल्टीज आए, कितनी जी भी फेलियर्स आए, आप इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे। आपका इंटरनल मोटिवेशन रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर सिविल सर्विसेज की भी बात करें तो इसमें निराशा मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप एक बार नहीं क्लियर कर पाए, फिर आपको अगले साल फिर तैयारी करनी है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो आप जितना क्लैरिटी रखेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जी। मैं अपने तैयारी के समय मेरा एक A4 साइज का पेपर था, अच्छा तो मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। उसमें लिखा रहता था कि भाई मुझे कैसे करना है, कि जी मुझे इतने दिन में मुझे ये सब्जेक्ट कर लेना, ये इतना टॉपिक कवर हो जाना है वो लगभग। तो अगर मैं फेल होता था, मेरा जब अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता था, तो मैं देखता था भाई मैंने चीज़ें लिखी थी वो मैं फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। जी और जो क्यों था, क्यों करना है, वो आपको मोटिवेट रखता है। जी तो ये 3 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर है तो लाइफ में कोई भी, केवल सिविल सर्विसेज जी नहीं, जी जी जो भी आप अपने कैरियर के लिए करना चाह रहे हैं, आपको इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे, सही आंसर मिलेगा। जी। अच्छा सर, जब कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और आईपीएस लेवल का एग्ज़ाम, तो सर वो क्या फीलिंग होती है? मतलब मैं आपकी वो पूरी दिनचर्या जानना चाहूँगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया था तो उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? IPS से पहले मेरा सिलेक्शन इंडियन पोस्टल सर्विसेज में हो गया था। अच्छा तो उस समय में ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा था जी और मैं उस दिन किसी सीनियर से हम कॉल ऑन करने गए थे, मैं और मेरे साथ एक और बैचमेट थे। तो जब हम बात कर रहे थे तो उसी बीच में वो मैसेजेस आने शुरू हो गए जी कि रिजल्ट आ गया। फिर मैंने PDF खोल के देखा तो मेरा नाम अच्छा उसमें था। तो मतलब मैं किसी सीनियर के साथ बैठा हुआ था और उस समय मुझे मैसेज मिला तो बहुत खुशी हुई। मैंने तभी मेरे सामने जो सर थे उनको मैंने बताया कि ये मेरा जी रैंक है और आई एक्सपेक्ट कि ये सर्विस मुझे मिल जाएगी मिल सकती है। तो बहुत ही खुशी का दिन था। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। जी तो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत खुशी होती है। जी। अच्छा सर, सोशल मीडिया का दौर है और यूथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करता है, तो आपको क्या लगता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है या निगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ा है सोशल मीडिया का? देखिए, सोशल मीडिया एक टूल है। जी आप उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो नेगेटिव है। ये अपने आप में पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं, ये आपके इंटेंट पे जी डिपेंड है। और आज के समय में सोशल मीडिया मतलब आज की रियलिटी है कि सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और एक तरह से यूज़ करना भी ज़रूरी है, तभी आप अप टू डेट रहेंगे और अपने आ, आपको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे। जी ये आपका एक तरह से डिजिटल पर्सनैलिटी है। आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, ये सब आप अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। जी पहले के ज़माने में या बहुत ओल्ड टाइम्स में जब राजा होते थे तो उनके हिस्टोरियंस होते थे जी या उनके कवि होते थे जो उनके बारे में लिखते थे।
आज की डेट में हर आदमी अपनी बायोग्राफी खुद लिख रहा लिख है रहा है। रियल टाइम में। जी जब वो अपने ट्विटर पे आइडियाज पोस्ट कर रहा है, अपनी सोच बता रहा है लोग, जी जब वो इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो उस सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम में उसके लाइफ में क्या हो रहा था वो लोगों को बता रहा है। तो आप जी अपनी रियल लाइफ में अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, और आज की डेट में दूसरा आदमी भी आपके बारे में इसके जान माध्यम रहे। से बहुत कुछ जान लेता है कि ये लड़का या लड़की या जी ये पर्सन किस प्रकार का है, और ये कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में आपके बारे में इमेज बनाता है। तो जी आज की डेट में सभी लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। तो आज की डेट की डिमांड है कि सभी लोग एक्टिव रहे, और बेहतर उसमें अगर आउटपुट क्रिएट करेंगे, अपना क्रिएट कर रहे हैं, जी तो अपने आप को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। जी। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज उन लोगों को भी दें जो तैयारी करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते और वो सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, लाइफ जो है बहुत लंबी है, जी और कोई भी एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। जी लाइफ में आपको सफलता प्राप्त करने के कई मौके मिलते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम आपकी जीवन से महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो लाइफ है एक साइन वेव की तरह है, जी सर। कभी अच्छा आएगा कभी बुरा आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा ही अच्छा अच्छा चलता रहे, और बुरा है तो हमेशा ही बुरा ही होता रहे। जैसे आईआईटी हमने किया, जी उसके बाद जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी तो नहीं हो रहा था। एक समय ऐसा भी जी लग रहा था पता नहीं हो पाएगा हो कि नहीं हो पाएगा। पाएगा। तो कोई भी समय जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही फर्स्ट आओ या हमेशा ही लो रहो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह है कि आपको हमेशा अपना बेस्ट देते रहना है, और जो लगातार रहेगा, परसिस्टेंस रहेगा, तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। आप इतना वॉल्यूम ऑफ हार्डवर्क करो कि आपके लिए असफलता प्रोबेबिलिटी वाइज इतनी रही ना, कि कभी ना जी, कभी तो आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। मतलब खुद पे यकीन रहना चाहिए। खुद पे यकीन रखो, रियलिस्टिक रहो, जी और अपना बेस्ट देते रहो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी। अच्छा सर, मैं आपकी इंस्टाग्राम देख रहा था तो उसमें मैं बहुत नीचे गया जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आपकी उसमें एक फ़ोटो देखी सर, उसमें आप बहुत ज़्यादा फिट और बहुत अच्छी बॉडी। तो आपको पसंद थी बॉडी बिल्डिंग? हाँ, वो मतलब पुरानी पिक है। जी सर। जब मैं कॉलेज में था तो वेट लिफ्टिंग करते थे, जी और आई वॉज कैप्टन ऑफ माई कॉलेज टीम। अच्छा। उसके बाद जब सर्विस में आए, मतलब जब ट्रेनिंग में आए, तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी थी। तब बहुत अच्छी मैंने अपनी हेल्थ मेंटेन करी थी। जी सर। तो उसी समय से शौक है, कॉलेज टाइम से ही करते आ रहे हैं। जी ऑन एंड ऑफ चलता रहता है इस हिसाब से। जी। अच्छा सर, आपकी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं और उसमें कुछ शॉट, कवर ड्राइव, ये सब, मतलब बहुत अच्छे लेवल का क्रिकेट आप खेलते हैं। तो सर, क्रिकेट का शौक आपको कैसे लगा? बचपन से शौक है क्रिकेट का? नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं खेलता, बस ये है कि अपने स्ट्रेस रिलीफ के लिए एक अच्छा माध्यम है। जी हफ्ते में कोशिश करते हैं कि संडे को एक बार अ, अपने पुलिस कर्मियों के साथ खेल ले, तो एक अच्छा इंटरेक्शन भी हो जाता है। प्लस एक हफ्ते में एक दिन के लिए लुकअप करते हैं कि इस जी दिन हमें खेलने को मिलेगा। और बचपन से ही क्रिकेट तो मुझे लगता है इंडिया का हर बच्चा कभी ना कभी खेलता ही है। जी तो कोशिश करते हैं कि अभी मौका मिलता है कभी तो खेल लेते हैं। जी। सर, आपने जिक्र किया था आईआईटी, तो मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि आपने आईआईटी क्यों डिसाइड किया कि आपको आईआईटी में जाना है? फिर उसके बाद में फिर आपने आईपीएस की तैयारी की, तो इस सब के बीच में क्या हुआ? मतलब आपने क्यों चुनी आईआईटी? मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, और फिर 10th के बाद साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करी, और ये था कि जो भी करे बेस्ट करे। जी तो फिर साइंस चूज़ करी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था, तो इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेजेस आईआईटी से, हमारे साथ के लोग भी आईआईटी की कोचिंग कर रहे थे, मैंने भी कोचिंग ली। इसमें आईआईटी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जी डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। जैसे सिविल सर्विसेज में आपकी ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जानकारी बहुत जाने, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना पता हो, बट लेकिन इनफ जानकारी हो तो आपका काम चल जाता है। इधर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ होने चाहिए, तभी आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। जी और फिर तैयारी करी, एक साल ड्रॉप भी लिया, और भगवान की कृपा से सिलेक्शन हुआ। आईआईटी कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी। और फिर मैं तो यही कहूँगा कि
बेस्ट देने का प्रयास किया और जी भगवान की कृपा भी रही और माता पिता का आशीर्वाद रहा कि इसमें सिलेक्शन हुआ। फिर आईआईटी के बाद मैंने टाटा स्टील में जॉब किया जी। और वहीं पे रहते हुए मैंने इन जॉब तैयारी शुरू करी उस आईपीएस की। हाँ आईपीएस की। और पहले असफलताएं मिली, फिर सफलता भी मिली जी और मेरा 4th अटेम्प्ट में इंडियन पोस्टल सर्विस में सिलेक्शन हुआ था जी और 5th अटेम्प्ट में मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में मिला। जी और इन सभी में यही थी कि जो भी करे अपना बेस्ट देने का प्रयास करे। जी तो जब मैं टाटा स्टील में था तो पापा की गाइडेंस ही उनकी प्रेरणा थी कि भाई और बेहतर कर सकते हो अपने जी लाइफ में जो आपकी कैपेबिलिटी है। और जब इस सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचा, तैयारी करने लगी, तो मुझे भी लगा कि यहाँ पे मैं और बेहतर कर तरीके सकता से हूँ। कार्य कर सकता हूँ, बहुत लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता हूँ। और फिर इसमें तैयारी शुरू करी और फिर आज यहाँ पर है। जी। अच्छा सर, कैसा फील करते हो आप आईपीएस बनने के बाद में? मतलब कैसी फीलिंग होती है? क्योंकि आप एक सपना देखते हो कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, मैं पास होऊंगा, क्योंकि अभी आपने भी बताया कि बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत कम लोग पास होते हैं और फिर बहुत कम लोग बन पाते हैं। तो बनने के बाद वाली फीलिंग कैसी होती है सर? बनने के बाद तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। जी जिस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो आपको मिल जाए। और पर लेकिन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब जी जैसे ये आईपीएस के आपको कम उम्र में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी मिलती है, जी कई इम्पोर्टेंट केसेस आप सॉल्व करते हो, बहुत ज़्यादा आयाम है। जी जैसे क्राइम तो मेन है ही, जी क्राइम पे वर्क करना, क्राउड कंट्रोल करना, बहुत सारे जो पुलिसिंग के वर्क्स हैं, तो इसमें स्ट्रेस भी रहता है। रहता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आईपीएस का एक तो ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट में तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जी पर्सन हो, तो जितनी जल्दी रिकॉग्निशन कम उम्र में मिल जाती है जी जी जी। बाकी स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ या बाकी स्ट्रीम्स या जॉब्स में नहीं उतनी मिलती। जल्दी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। ये एक इसका बहुत, मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव है कि आप बहुत लोगों को इम्पैक्ट भी करते हो, आपकी रिकॉग्निशन भी है, बट साथ ही आपके जो लेवल ऑफ वर्क है उसका स्ट्रेस भी स्ट्रेस बढ़ जाता है। ज़्यादा रहता है। बट ये पूरे है कि ज़िले की हाँ, जिम्मेदारी है। हाँ, जी तो हर चीज़ रोज़ी जैसे दिखती है होती नहीं है। मतलब जितना पॉजिटिव है तो उसी के उतना ही आपसे वर्क भी जी। लिया जाता है, उतना ही नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी। जी। अच्छा सर, मैं अमरोहा ज़िले के बारे में बात करना चाहूँगा। अमरोहा कैसा लगा आपको? अमरोहा के लोग, अमरोहा अमरोहा का एटमॉस्फेयर, ये कैसा लगा आपको? अमरोहा शहर, यहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, फार्मिंग भी अच्छी है, क्योंकि ये एनएच यहाँ से गुजरता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कई सारे होटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट में है, अच्छे काम काज में लगे हुए हैं, तो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। जी और इन जनरल शांति प्रिय डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं है, मीडियम क्राइम है। उस पर हम लोग लगातार कार्य भी करते हैं, जी कोई चैलेंज आता है तो इन जनरल मुझे अमरोहा शहर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के जी लोग भी बहुत मिलनसार हैं, अच्छे हैं, तो जी ऐसे माहौल में काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। जी। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से अमरोहा की आवाम को? मतलब हम जो भी करें, जो भी काम हम करें पूरे मनोयोग से करें जी और अपने नेशन बिल्डिंग में जिस तरह भी हम लोग अपना सहयोग कर सकते हैं उसमें करें। चाहे आप जो भी आप काम करें, चाहे बिजनेस कर रहे हैं या टीचिंग जॉब में है या अपना बिजनेस कर रहे हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम अपने छोटा से छोटा कार्य हमारे नेशन में बिल्डिंग में काम करता है अगर हम उसे अपनी पूरी पॉजिटिविटी जी के साथ करें। जैसे आप भी ये काम कर रहे हैं, जी ये किसी ने, आपने कई लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे, जी आपके इंटरव्यू देखे कई लोग उससे इंस्पायर भी होते होंगे जी और वो लोग आगे चल के और बेहतर काम करेंगे। तो हर कोई व्यक्ति अगर अपने काम को पूरी मनोयोग से करेगा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ करेगा, तो हम लोग सब मिलके अपने नेशन बिल्डिंग में अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकते जी। अच्छा सर, एक एक मेरा सवाल था कि ये देखा जाता है
अभी पिछले कुछ दिनों से कि 11 बजे के बाद में कोई जैसे रोड पे होता है बाहर तो फोटो खींचे जाते हैं। तो सर वो क्या चीज़ है, वो किस लिए है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें डाउट रहता है। अच्छा, जी जी ये हमने अपने ज़िले में नाइट चेकिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये सिस्टम बनाया है। जी एक ऐप है जी जिसमें अगर आपको कोई संदिग्ध दिखता है तो उसमें उनकी फ़ोटो खींची जाती है। उसका कोई नेगेटिव जी जी यूज़ नहीं है, कोई रोल नहीं है। इट्स बेसिकली कि जो एक तो इसके 2 फ़ायदे हैं। जी पहला फ़ायदा है डिटरेंस। अगर कोई अपराधी है, अगर वो देखता है कि यहाँ पे पुलिस रैंडम चेकिंग कर रही है जी और उसकी फ़ोटो खींच जा रही है, तो वो उस रास्ते को बदल लेगा और हमारा मेन उद्देश्य है कि क्राइम को कंट्रोल करना, उसमें हमें सफलता मिलेगी और या देखेगा कि यहाँ पे पुलिस की चेकिंग ज़्यादा है, तो उस एरिया से बचेगा। तो ये जी रैंडम अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग समय पे इस तरह की चेकिंग करते हैं। दूसरा पार्ट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो हमारे पुलिस कर्मियों की है, जी वो इंश्योर करना कि आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम डिजिटली चेक कर सकते हैं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर जी रहे हैं। क्योंकि अगर हम मैनुअल तरीके से रजिस्टर्स पे बेस्ड है तो हमें उनकी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा कि उन्होंने चेकिंग करी थी या नहीं करी थी। ये बेसिकली हम उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करें कि भाई जी हमारा व्यक्ति वहाँ पे चेकिंग कर रहा है। क्योंकि लाइव मॉनिटरिंग होती है तो हमारे जो नाइट में जो टीम है वो मॉनिटर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में हमारी टीम थी या नहीं थी। और कभी कोई घटना हो जाए तो हमारे पास इतने फोटोज़ होते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि उस एरिया में हमने कहाँ-कहाँ चेक किया जी था, तो उससे भी हमें केस वर्कआउट करने में सहूलियत होती है। तो ये बेसिकली जनता की सुविधा के लिए है, उनको सुरक्षित करने के लिए है। जब पुलिस अगर रोक-टोक करती है, तो जी उसमें अगर मैं चाहूँगा कि लोग उसमें सहयोग करें जी और जनरली अगर कोई संदिग्ध दिखता है ऑड टाइम्स पे जी देख रहा है, ये बेसिकली हमने नाइट में इंश्योर कराया है कि कोई ऑड आवर्स में घूम रहा है जी और जी उसकी गतिविधि संदिग्ध लग रही है, तो पुलिस उसको रोक कर पूछती है, फोटोग्राफ्स लेती है। अदरवाइज़ उन फोटोग्राफ्स का और कोई फर्दर पर्पज़ नहीं है हम्म और ये हमारे डेटाबेस में सर्टेन पीरियड तक रहता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम्म सर एक 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 कॉमन सवाल था मेरा पब्लिक की तरफ से। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर पुलिस का डर होता है, बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये डर पुलिस की तरफ से है, ये डर होता है, ये डर ज़रूरी है या नहीं डरना चाहिए अपने काम के लिए, या अगर किसी के साथ में कुछ हुआ है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? क्योंकि इसको आप ही बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ये देखिए जो पुलिस का डर होता है, ये मुझे भी था अच्छा। क्योंकि जब तक हम पुलिस में नहीं आए थे, तो हम भी एक नॉर्मल आदमी ही चाहता है कि भई पुलिस से नहीं कभी ज़रूरत पड़े तो जी अच्छा है। जैसे स्कूल टाइम से लेके कॉलेज हो गया, जॉब कर ली, कभी मुझे पुलिस की कभी ज़रूरत नहीं। ऐसी नहीं पड़ी कि मैं कहीं पुलिस को अप्रोच करूँ। तो नॉर्मली ये टेंडेंसी होती है कि भई हम पुलिस से काम दूर ना दूर पड़े रहे। तो उतना अच्छा है। तो वो एक जो जनरल परसेप्शन है उसकी वजह से भी हमारा माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो जाता है। दूसरी बार हम किसी की सुनी-सुनाई बातों पर जी या ऐसा होगा ये सोचकर हम लोग अपना नेगेटिव परसेप्शन बना लेते। बनाते हैं। बट अब जब मैं पुलिस में स्वयं हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बार किसी व्यक्ति का अगर पुलिस के साथ इंटरेक्शन होता है, तो मोस्टली लोगों का पॉजिटिव जी होता है। और पुलिसिंग में भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे जो व्यवहार है, जी एक आम पुलिस का जो माना जाता है कि अक्खड़ होता है, जी जी रफ जी होता है, उसको चेंज किया जाए। हम लोग अपने पुलिसकर्मियों को भी गाइड करते हैं, उसी प्रकार से ट्रेनिंग भी देते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ लोगों के सहयोग के साथ कार्य करें। आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे पुलिस की भी इमेज में बहुत ज़्यादा जी चेंज है। आप जब सुनते होंगे कि कुंभ में जब यूपी पुलिस ने जो ड्यूटी जी करी, उसकी न केवल हमारे प्रदेश के, पूरे इंडिया के और बाहर से भी आए लोगों ने उसकी प्रशंसा करी। तो ये जो परसेप्शन है ये भी चेंज हो रहा है। साथ ही जो अपराधी है उनमें ज़रूर खौफ होना चाहिए। जी वो पुलिस वो का ज़रूरी है। वो आप देखते होंगे कि हमारी यूपी पुलिस लगातार इस तरह अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जी अभियान सब चला भी रही है। तो अपराधियों को डरना चाहिए। आम जनता
के लिए हमेशा पुलिस अवेलेबल है। उनको सहयोग करने के लिए, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो, तुरंत जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 112 पे आप कॉल कर सकते हैं। जी और किसी भी अच्छे सिटीज़न को पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, और हमेशा आपके सहयोग में। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर पुलिस से इंटरेक्शन होता है, जी तो मैं मानता हूँ कि ज़रूर कुछ कभी कभी ना कभी नेगेटिव होगा, तभी ऐसा परसेप्शन है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जी। आईपीएस अगर आप ना होते तो आप क्या होते? आईआईटी में ही रहते आप? नहीं, मैं टाटा स्टील में काम कर रहा होता, स्टील बना रहा होता। जी। मतलब अगर ये नहीं होता तो आपकी वही लाइन थी? हाँ, वो मैं इलेक्ट्रिकल से था। मेरा जो उसमें रोल था इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड था। मैं वहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट हुआ था, और वो जॉब भी बहुत अच्छी थी। टाटा स्टील, वहाँ पे भी वर्क कल्चर बहुत अच्छा था। तो वो भी एक अच्छा प्लेस था वहाँ पे, जी जो मुझे माहौल मिला। मैं ये भी कहना चाहूँगा, वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे, जी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और आज मैं सर्विस में रहते हुए, मतलब मैं टाटा स्टील की जॉब कर रहा था, उसमें रहते हुए मेरा सिलेक्शन हो, उनमें मेरे सीनियर्स का बहुत, जी जो टाटा स्टील के सीनियर्स, उनका बहुत पॉजिटिव रोल है। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, कभी ऐसा नहीं कहा कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कई बार मुझे ऐसा होता था कि जब मेरा सिलेबस पीछे छूट रहा होता, तो मैं अपने बॉस से छुट्टी मांग लेता था कि सर मेरा सिलेबस जा रहा है, मुझे 1-2 दिन की छुट्टी दे। दे ऑलवेज हेल्प मी। या जब मुझे मेंस के लिए आना होता था, या मुझे इंटरव्यू देना होता था, तो जब भी मुझे छुट्टी चाहिए होती, तो उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं। ऑलवेज दे सपोर्टेड मी। अच्छा सर, एक आईपीएस की नौकरी में सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या है? कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें मोरल डिलेमा होता है, अच्छा। तो वो मोरल डिलेमा डिसाइड करना, अ, वही चैलेंजिंग पार्ट होता है। जी अदरवाइज नहीं तो हमारी तो अब तो क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, बीएनएसएस है, और बीएनएसएस। आपका एविडेंस एक्ट है। इन्हीं तीन के हिसाब से चलना। उसमें क्लियर कट है कि भाई ये अपराध हुआ ये तो नहीं। ये होना है, और ये प्रोसीजर फॉलो करना है। जी बट कई बार आपको ऐसी सिचुएशंस आती है जब आप मोरल डिलेमा आपके सामने होते हैं, जी उन डिसीजंस को लेने में आपको सोचना पड़ता है, और वही डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है। अदरवाइज यहाँ पे या तो आपको कोई ऐसी ड्यूटी होगी, बहुत लंबे ड्यूटी आवर्स तक आपको काम करना पड़े। हो जी सकता है आप 2-2, 3-3 दिन तक लगातार जगना पड़े, लगातार काम करना पड़े। तो ये फिजिकल पार्ट तो हमेशा ही आपको इतनी ट्रेनिंग करा दी जाती है कि हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, वी आर ऑलवेज रेडी टू डिलीवर। जी। सर, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का दौर बढ़ता जा रहा है, तो साइबर क्राइम भी अपने चरम पर है। लेकिन हमारे ज़िले में देखा गया है कि ये काफ़ी कम है। तो सर, इसके पीछे अमरोहा पुलिस क्या कर रही है, और इसको लेके आप एक अवेयरनेस के लिए लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साइबर क्राइम पे लगातार वर्क अमरोहा पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और हमारे वर्तमान डीजीपी सर का भी इसमें फोकस है। उनके ही निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम पे बहुत इफ़ेक्टिव काम किया जा रहा है। मैं कहूँगा कि पूरे इंडिया में जी यूपी पुलिस एज ए जो साइबर क्राइम पे काम करे, वन ऑफ द बेस्ट वर्क से करे, और उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स अपना अपना बेस्ट टू बेस्ट डीजीपी सर की लीडरशिप में दे रहे हैं। इसमें सभी थानों पर एक साइबर सेल इसी 2025 में सभी यहाँ खोले गए हैं। जी तो पहले क्या होता था कि एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना होता था, तो कोई व्यक्ति होता था तो उसे साइबर थाने के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता था। तो अब क्या है, कोई भी समस्या हो, आप डायरेक्ट अपने थाने पे उसको अटेंड किया जाता है। और साइबर क्राइम में ये है कि आप जितना फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे, उतना ज़्यादा चांस है कि जो साइबर फ्रॉड हुआ है वो पैसा आपको वापस दिलाया जा मिल सके, या केस वर्कआउट हो सके। क्योंकि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, आपसे जो पैसा ठगा गया, विद इन कुछ घंटों में ही वो पैसा मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके पैसे निकाल लेते हैं। जी तो अगर टाइमली उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर जी आपके साथ साइबर क्राइम है तो तुरंत 1930 पे कॉल करें, या cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करें,
ये अपने नियरेस्ट थाने पे जाए। जी। सबसे बेस्ट है आप 1930 पे तुरंत कॉल कर दें, तो जो भी अकाउंट्स में पैसा गया होगा उस पे होल्ड लग जाता है। हुँ। तो तो उससे हम लोग जो पैसा फ्रॉड हो रहा है उसको रोकने का काम करते हैं। अभी जो हमारे जनपद में जागरूकता के लिए जो साइबर टीम्स बनाई गई है, ये जी। अपने थाना क्षेत्र में लोगों को लगातार जाके जागरूक करती है। साथ ही जो अकाउंट्स को होल्ड करना होता है, उनको एनालाइज़ करना होता है, उनका कार्य कराती है। ऐसे नंबर्स जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व्ड है, जी। जो एनालिसिस के बाद निकलते हैं, उनको ब्लॉक कराया जाता है। ऐसे मोबाइल फ़ोन्स IMEI उनके ट्रैक करके उन मोबाइल फ़ोन्स को भी ब्लॉक कराया जाता है। जी। बेसिकली जो साइबर क्रिमिनल है, उसकी कॉस्ट को हम लोग बढ़ा रहे हैं। जैसे हुँ। ही कोई एक नंबर हमें पता चलता है कि इस नंबर से साइबर क्राइम हुआ है, तो अगली बार उस नंबर से साइबर नहीं। क्राइम ना कर पाए, उसमें हम लोग करते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जी। द्वारा भी हमारी जो साइबर क्राइम पे काम किया जा रहा है, उसके लिए पोर्टल्स बनाए गए हैं। उन पोर्टल्स के माध्यम से भी हम साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। रिसेंटली हमारे साइबर थाना पुलिस ने गजरौला से, डिडौली थाना क्षेत्र से ऐसे साइबर क्रिमिनल जो अमरोहा में रह के साइबर क्राइम कर रहे थे, उनकी अरेस्टिंग करी है, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कराया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य इन पोर्टल्स के माध्यम से किया गया है। एक समन्वय प्रतिबिंब पोर्टल है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से ऐसे इनपुट्स आते हैं कि आपके जनपद में कौन-कौन से साइबर क्रिमिनल्स हैं, उस पे लगातार हमारी टीम कार्य करती है। बाकी जो कंप्लेनेंट्स के माध्यम से जो कंप्लेंट्स आती है, उन पे भी हम लोग लगातार काम करते हैं। तो लोगों का पैसा भी रिटर्न कराते जी। हैं, जो साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व्ड अकाउंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उनको ब्लॉक करने का भी कार्य करते हैं और साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनकी अरेस्टिंग का भी कार्य लगातार किया जाता है। जी। अच्छा सर, अमरोहा पुलिस लाइन पर बहुत तेज़ी के साथ में काम हो रहा है और ये हमारे ज़िले के लिए गौरव की ही बात है। वैसे भी हमारा ज़िला, मैं कहूँगा कि सारे ऑफिसेज़ बहुत अच्छे हैं। कलेक्ट्रेट भी हमारे यहाँ का काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है। तो सर ये कब तक हो जाएगी और किस तेज़ी के साथ में इस पर काम हो रहा है? और सर इसके बनने से क्या-क्या फ़ायदा होगा ज़िले को? पुलिस लाइन्स जो बन रही है, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस लाइन्स है पूरी जी। यूपी में। मुझे लगता नहीं कि इससे बेहतर पुलिस लाइन्स इस समय होगी और ये अभी फिनिशिंग स्टेजेस में है, मैक्सिमम काम इसमें हो चुका है। इसमें हैंडओवर का प्रोसेस और फिनिशिंग का काम चल रहा है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बची हैं, वो भी शीघ्र इसी वर्ष पूर्ण हो जाएँगी और किसी भी पुलिस में पुलिस लाइन्स होती है, उसका हार्ट होता है वो। जी। क्योंकि वहीं पे आपकी जो रिज़र्व फ़ोर्स होती है, आपका आर्म्स एंड एम्युनिशंस होता है, वहीं पे रहता है। अभी तक अमरोहा में एक अस्थायी पुलिस लाइन्स मंडी समिति में चल रही थी। जब ये कार्य यहाँ पे पूर्ण हो जाएगा तो ये पूरा पुलिस लाइन्स यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही हमारे जो पुलिसकर्मी थे, अधीनस्थ पुलिसकर्मी, उनके रहने के लिए आवासीय सुविधाएँ भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएँगी। अच्छा। यहाँ पे 3 बीएचके, 2 बीएचके फ्लैट्स भी हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल्स हैं, उनके लिए उपलब्ध है। इसके लिए अतिरिक्त बहुत सारी सुविधाएँ यहाँ पे उपलब्ध है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, सर अ, उसी में है सब? उसी में ही है। अच्छा। ऑडिटोरियम है, जिम्नेज़ियम है, बैडमिंटन हॉल है, कई सारे स्पोर्ट्स के लिए सुविधाएँ हैं, जैसे लॉन टेनिस भी यहाँ पे है, बास्केटबॉल की भी सुविधा है। इसी में एक हेलीपैड का भी निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त जो परेड ग्राउंड होता है, वहाँ पे हमारी जो रेगुलर परेड्स होती है, वो भी है इसमें। बैरक्स है, जिसमें हमारे पुलिस कर्मी हैं, वो रह सकते हैं। तो एक तरह से अमरोहा पुलिस के लिए एक बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। जो यहाँ पे पुलिस है और बेहतर तरीके से कार्य करेगी और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकेगी। उनकी ट्रेनिंग की सुविधाएँ और बेहतर होंगी। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो बिल्डिंग है पुलिस लाइन्स की, वो वहाँ पे रहेगी। कई सारे ऑफिसेज़ जो हैं, जो वहाँ पे शिफ्ट होंगे, तो और बेहतर तरीके से जी। परफ़ॉर्म कर पाएँगे। जब हमारी पुलिस को बेहतर सुविधा मिलेगी, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट भी और बेहतर आएगा और अल्टीमेटली जिस जनता के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, हुँ। उनको और बेहतर तरीके से सर्व कर पाएँगे। जी। अच्छा सर, रिपब्लिक डे आने वाला है और ये भी भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक त्योहार की ही तरह से है। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे पब्लिक से? इसको किस तरीके से लेना चाहिए? और क्या-क्या तैयारियाँ हैं आपकी रिपब्लिक डे को लेकर? देखिए, गणतंत्र दिवस
के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जी, इसलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। एज ए सिटीजन्स हमें जितनी भी पावर आती है, हमें जितने भी राइट्स हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमें मिले हुए हैं। हम उसी का ये सेलिब्रेशन करें। एक ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, इसको हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। एज ए पुलिस जी, ये हम पे जिम्मेदारी देती है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट करें। हमारे लिए एक विशेष जिम्मेदारी ये भी है कि हम ही वो एजेंसी है जो सिटीजन्स के राइट्स को कर्ब भी करती है इसी जी, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बेहतर तरीके से निभाएं, ये जिम्मेदारी को समझते हुए कि हमें अपने सिटीज़न के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको हमें बेहतर से बेहतर सेवा देनी है। अ, और सभी हमारे जो देश में जी, वासी है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही माध्यम से सारी सरकार है या जितने भी लोग हैं उसके अंडर काम कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस रिपब्लिक डे पे पुलिस लाइंस जो मंडी समिति है वहाँ पे रिपब्लिक डे परेड की जाएगी, उसकी पूरी तैयारियाँ की गई है। जी, बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। सभी जनपद वासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस परेड में आप आए, देखें कि हमारी पुलिस फोर्स कितनी सजग है, कितनी बेहतर तरीके से कार्य करती है और इस रिपब्लिक डे को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपकी फैमिली को लेकर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है और मैंने देख भी लिया है अपनी आँखों से कि कितना बिज़ी शेड्यूल है आपका। तो सर, आप किस तरीके से वक़्त देते हैं अपनी फैमिली को? कुछ शिकायतें रहती हैं आपकी फैमिली की आपसे? शिकायत तो रहती ही है। जी, अब मुझे लगता है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये मेरी कमी भी है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपने काम के साथ-साथ ही अपनी फैमिली के साथ भी एन्जॉय कर सकें, उनको टाइम दे सकूँ। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, जी, बट मुझे स्वयं ही लगता है कि जितना देना चाहिए मैं उतना नहीं दे पा रहा हूँ। बट मेरी फैमिली भी मुझे समझती है कि एक लार्जर अ, हाँ, बहुत बड़े पार्ट ऑफ द स्केल पर। स्कीम में या सर्विस कर जी, रहे हैं। तो अब वो मुझे लगता है समझ गए और यही कह सकता हूँ। जी। अच्छा सर, एक एक आखिरी मैं चाहूँगा कि आप अमरोहा के पब्लिक को एक मैसेज दें, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। अब क्योंकि मैं पुलिस में हूँ, तो मैं पुलिस के ही पर्सपेक्टिव जी, से जी, जी। मैसेज देना चाहूँगा जो अमरोहा अमरोहा पुलिस है, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, आपको बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए तैयार है। बट साथ ही हमें जनता का सहयोग चाहिए होता है। अ, उसमें जहाँ पे भी हमें सहयोग चाहिए उसमें दें। साथ ही हमारी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं 112, इस पे अगर आपको कोई भी समस्या हो उस पे तुरंत कॉल करें। अ, साइबर क्राइम हो तो 1930 पे तुरंत कॉल करके अवगत कराएँ। इसके अतिरिक्त वुमेन पावर लाइन है 1090। अगर किसी भी महिला को कोई भी समस्या हो या कोई आपको परेशान कर रहा हो, स्टॉक कर रहा हो, छेड़ रहा हो, तो इस पे आप एनोनिमस अपनी कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, तो हमेशा पुलिस आपको बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए अवेलेबल है। और हमें जब आपका सहयोग चाहिए हो तो मैं चाहूँगा कि हमें आपका सहयोग प्राप्त हो कि कोई भी कार्य बिना जनता के संपूर्ण नहीं होता। नहीं, चाहे हमें बड़े-बड़े इवेंट्स कराने हो, फेस्टिवल कराना हो, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, उसमें हमेशा हमें जनता का सहयोग चाहिए होता है। जब पुलिस और जनता मिलकर कार्य करेगी तो हम अपनी सोसाइटी को और बेहतर और सेफ बना सकेंगे। जी। अच्छा सर, क्योंकि आपको क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहूँगा एक छोटा-सा रैपिड फायर हो, फिर हुँ। हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे। तो मैं कुछ क्रिकेटर के नाम लूँगा, आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला था सचिन तेंदुलकर या एम एस धोनी? एम एस धोनी। एम एस धोनी या क्रिस गेल? एम एस धोनी। एम एस धोनी या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली या रोहित शर्मा? विराट कोहली। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये पॉडकास्ट करने का भी यही मकसद था कि एक एक आईपीएस अधिकारी के बारे में आप लोगों को पता चले, और जो लोग डिमोटिवेट होते हैं कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रुकावट आती हैं, तो जैसा कि सर ने कहा कि
आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, और जब आपको ये पता होता है कि आप कोई काम क्यों करना चाहते हैं, तो फिर आप बीच में रुकते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।